हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी थ्योरम थी द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए फंक्शन ऑफ टी टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन इज़। कोई वेक्टर है ए, टी का फंक्शन है, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होने का डायरेक्शन कांस्टेंट उसके लिए हमारे पास दिया हुआ है प्रतिबंध कि ए डी ए बाई डी टी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ठीक है, किस कंडीशन के लिए? जब ए टी डायरेक्शन क्या हो, कांस्टेंट। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ए जब डायरेक्शन कांस्टेंट है तब तो हमें ये प्रूफ करने का ए क्रॉस डी ए बाई डी टी जीरो शो करना पड़ेगा, और जब ए क्रॉस डी ए बाई डी टी जीरो है तो हमें शो करना पड़ेगा कि डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो इसमें पहले इसको प्रूफ करने से पहले हम ए क्रॉस डी बाई डी टी की एक लेमा फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यूनिट वेक्टर को लेके। हम जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है क्या होता है, ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ओके, अब इसके मैग्नीट्यूड को मैं जो लिख रही हूँ वो सिंपल ए से लिख रही हूँ, उस पर वेक्टर का साइन नहीं लगाऊंगी, बस एरो का साइन। तो ए कैप इंटू ये ए इधर आ गया, ये मैग्नीट्यूड को शो कर, इस पर कुछ कोई साइन नहीं है, और ये ए वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँ, ए की वेक्टर क्या होगी, ए कैप ए, ये एक मैग्नीट्यूड था इधर बाहर लिख दिया, क्रॉस डी बाई डी टी ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू है ए कैप, ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ए कैप है, तो इसका मतलब पहले इसका होगा, ये ऐसे कैसा रहेगा, फिर नेक्स्ट में इसका डेरिवेशन होगा, फिर ये ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे हम करें क्या आएगा, ए कैप क्रॉस, ये वैल्यू क्या होगी, पहले डी ए बाई डी टी, ये मैग्नीट्यूड है ए कैप, प्लस फिर ए ऐसे रहेगा, फिर डी ए कैप बाई डी टी, ये हो गया। अब आप क्रॉस करोगे तो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो क्रॉस तो वेक्टर्स का होता है, तो ए कैप और ये मैग्नीट्यूड है, तो ए कैप क्रॉस ए कैप होगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए डी ए बाई डी टी तो बाहर रह जाएगा, ए कैप क्रॉस ए कैप होगा, वेक्टर्स तो यही है। ठीक है, प्लस नेक्स्ट ये मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर ए डॉट ए है ना, और यहाँ पे हो जाएगा ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी। ठीक है, अब ए कैप क्रॉस ए कैप, ये जो पहली स्टेप बनी, ए क्रॉस ए क्या होता है, ज़ीरो, तो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी। दैट मीन्स मेरे पास क्या रह गया, मतलब ए क्रॉस डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या रह गई मेरे पास, ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू रह गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं, सॉरी मेरे पास क्या आ गया था, मेरे पास मैंने शो कर दिया था कि ए क्रॉस डी ए बाई डी टी की मैं वैल्यू लेके आ गई थी, ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई थी मेरे पास। अब मैं इस थ्योरम को प्रूफ करती हूँ। पहले मैं मान लेती हूँ कि ए टी की डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट डायरेक्शन, कांस्टेंट। तो आप देखो ए क्या था, मेरा क्या था, जो ए वेक्टर है वो क्या था, ए मैग्नीट्यूड इंटू ये, ए क्या था, ये मैग्नीट्यूड इंटू ये, यानी कि ये जो ए है ये किसके पैरेलल था, इस ए कैप के पैरेलल था ना, ये ए है, इसके मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी, ए कैप के इसकी जो डायरेक्शन होगी इसी के अकॉर्डिंग होगी। बस ये इतना ही तो है, ये अपने इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई है ना, इसका परिमाण अलग हो सकता है लेकिन इसकी डायरेक्शन तो इसी के अकॉर्डिंग रहेगी। तो अगर ए टी की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो ए कैप की भी डायरेक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ए की डायरेक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब ए कैप की डायरेक्शन भी क्या होगी, कांस्टेंट। ए कैप की डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई और इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, हम जानते हैं ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन क्योंकि ये तो होता है ए अपॉन मैग्नीट्यूड है, तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए अपॉन ए, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो ए कैप की डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गई, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसका परिमाण इकाई आता है ना, तो इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ए कैप क्या हो गया, एक कांस्टेंट वेक्टर हो गया, ए कैप क्या हो गया, एक कांस्टेंट वेक्टर हो गया। और एक कांस्टेंट वेक्टर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, और एक कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, हम जानते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, इसका मतलब डी ए कैप अपॉन डी टी क्या हो गया, 0। डी ए कैप अपॉन डी टी 0 हो गया, तो हमने क्या निकाला था, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी,
ए स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड था, ए स्क्वायर, फिर ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी निकाला था हमने, है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू क्या शो कर दी, 0, तो यहाँ पे ए कैप क्रॉस 0 तो क्या आएगा 0, तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब ए टी जब इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है तो हमने क्या शो कर दिया, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी 0। अब हम लेके चलेंगे कि ए क्रॉस डी ए बाई डी टी 0 है और हम शो करेंगे कि ए टी की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो इसको हम कंट्राडिक्शन से करेंगे, तो हम लेके चल रहे हैं लेट कि ए क्रॉस डी ए बाई डी टी क्या है, 0, ठीक है, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी 0 है। और ए क्रॉस डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमने अभी शो की थी, ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए बाई डी टी क्या होगा, 0, ठीक है। इसका मतलब ये ए स्क्वायर तो 0 है नहीं, इसका मतलब 0 क्या है, ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है और ये कोई 0 वेक्टर तो है नहीं, ठीक है। तो ए कैप डी ए कैप डी टी 0 होने का, यानी कि ये 0 कब होता है, इसका मतलब तो ये हो गया ए कैप पैरेलल टू डी ए कैप अपॉन डी टी। हम जानते हैं ए क्रॉस बी अगर 0 होता है, ए क्रॉस बी 0 होता है तो इसका मतलब ए और बी पैरेलल होते हैं, तो इसका मतलब ए कैप और डी ए कैप बाई डी टी क्या होंगे, पैरेलल। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, पैरेलल, ओके। और एक हमने थ्योरम पढ़ी थी कि ए कैप क्या है, ए कैप क्या है, इकाई सदिश है, तो इसका परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो कोई वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम क्या जानते हैं कि वो वेक्टर और उसका डेरिवेटिव वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। थ्योरम में हमने 1.3 थ्योरम पढ़ी थी ना। तो इसका मतलब ये एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये और इसका डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, इसका मतलब ए और डॉट बी 0 है, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए कैप अपॉन डी ए कैप बाई डी टी क्या है, ये, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। और यहाँ हमने अभी शो किया था कि ये दोनों पैरेलल है, ए कैप और डी ए कैप अपॉन डी टी, और यहाँ हम शो कर रहे हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये कब पॉसिबल है, भाई ये तो कंट्राडिक्शन आ रहा है, तो ये यहाँ पे ये पॉसिबल कब है, यहाँ पे ये पॉसिबल कब है, ए कैप क्रॉस डी ए कैप बाई डी टी 0 हो और ए कैप डॉट डी ए बाई डी टी 0, ये कब पॉसिबल है, जब डी ए कैप अपॉन डी टी अगर 0 हो जाए तभी पॉसिबल है, क्योंकि ए कैप तो 0 हो नहीं सकता, ए कैप तो यूनिट वेक्टर है, वो तो 0 हो नहीं सकता। तो कब होगा, जब डी ए कैप अपॉन डी टी ये डेरिवेटिव अगर 0 हो जाए, डी ए कैप अपॉन डी टी अगर ये 0 हो जाए तो ए कैप क्रॉस 0 0 आ जाएगा और ए कैप डॉट 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या शो कर दिया, मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि डी ए कैप अपॉन डी टी क्या है, 0, डी ए कैप अपॉन डी टी क्या है, 0। अब डी ए कैप डी टी 0 होने का मतलब क्या हो गया, कोई भी वेक्टर है उसका डेरिवेशन अगर 0 डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट वेक्टर। दैट मीन्स ए के क्या है, कांस्टेंट वेक्टर। ए कैप क्या है, कांस्टेंट वेक्टर, और ए कैप कांस्टेंट वेक्टर है। और ए टी क्या होता है, ए टी क्या होता है, ए वेक्टर क्या होता है, ए इंटू ए मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप ही होता है। तो ए कैप कांस्टेंट वेक्टर है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। ए कैप मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है ये इसका। तो ए कैप कांस्टेंट वेक्टर होने का मतलब क्या होगा, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन कांस्टेंट है और ए किसके इक्वल, ए किसके पैरेलल है, ए कैप के ही तो है, बस इसका मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई में है। ए का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो इसका गुणा में ही तो आएगा, लेकिन इसकी दिशा भी वही तो रहेगी जो ए कैप की रहेगी। तो ए कैप की दिशा अगर अचर है तो ए टी की दिशा भी क्या रहेगी, अचर। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वेक्टर है, इसका मतलब ए कैप की डायरेक्शन कांस्टेंट है और इसका मतलब ए की भी डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट। और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारा दे रखा है यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए कर्व एट ए पॉइंट। हमें दिया है कि किसी कोई यूनिट टेंजेंट वेक्टर यानी कि इकाई स्पर्शरेखीय सदिश, स्पर्शरेखीय इकाई सदिश निकालना है किसी कर्व का। तो ये तो हम जानते हैं कि कोई कर्व अगर आर इक्वल टू एफ टी हमें दिया हुआ है तो उसके किसी पॉइंट, ये हमने पढ़ा था ना कि कोई पॉइंट पी है और ये कोई पॉइंट क्यू है, ये डेल आर है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो डी आर बाई डी टी होता है, जो डी आर बाई डी टी होता है वो किसको शो करता है, पी पर स्पर्शरेखा को, है ना। पी पर टेंजेंट को शो करता है ना ये डी आर बाई डी टी। पी पर किसको शो करता है, टेंजेंट को, पी पर टेंजेंट को शो करता है। तो हमें क्या निकालना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या हो जाएगा किसी कर्व का, डी आर बाई डी टी क्या शो करता है, कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट को। तो और यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है कर्व के लिए। तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी भी अपन मैं इसके मोड का भाग दे दूँ, इसको मोड से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि यूनिट वेक्टर यही तो होता है। इस वेक्टर में इसकी मोड का, इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दूँ। तो ये क्या है, ये टेंजेंट वेक्टर है।
यूनिट टेंजेंट में वेक्टर निकालने के लिए क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करो, वो क्या हो जाएगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसको एन कैप से शो कर दो, ये कर का क्या होगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ताक्षणिक वेग और त्वरण। तो ये मैं नॉर्मली बता देती हूँ। ताक्षणिक वेग हम फिजिक्स में पढ़ते आते हैं। वेग क्या होता है, r = ft है। तो इसमें क्या वेग क्या होता है हमारा, कण के विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है वेग। तो इसका मतलब कण के विस्थापन क्या हो जाएगा डेल r, कितने समय में हुआ है डेल t में। तो ये क्या होगा वेग, डेल t टेंस टू जहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये तो क्या होगा वेग, जिसको मैं बोलती हूँ dr/dt। और त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन समय के साथ। तो ये तो क्या है वेग dr/t, और इसमें भी t के साथ परिवर्तन यानी कि d/dt dr/dt। तो ये तो रहा वेग, और इसमें समय के साथ परिवर्तन d/dt यानी कि d2r/dt2। ये क्या हो गया मेरा त्वरण, जिसको मैं f से शो करती हूँ। ठीक है।